चलिए, जय हिंद साथियों। साइंस के इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप के खोज में किनका योगदान रहा है और किस तरह का योगदान है, इन सभी तमाम बातों को हम लोगों ने समझे थे। तो माइक्रोस्कोप का सर्वप्रथम जो खोज का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो जेड जॉनसन और जेड जॉनसन और एच जॉनसन को जाता है, ठीक है। जेड जॉनसन और एच जॉनसन कौन थे? ये नीदरलैंड के दो चश्मा विक्रेता थे, यानी कि चश्मे की दुकान चलाने वाले लोग थे, जिन्होंने खेल-खेल में ही माने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही एक ट्यूब को लिया था और 2 लेंस को जोड़कर उन्होंने जब देखा कि वो छोटे वस्तुओं को आवर्धित करके दिखा रहा है, कितना गुना आवर्धित करके? तो 20 से 30 गुना आवर्धित करके दिखा रहा है। तो वहाँ से माइक्रोस्कोप का निर्माण का पहला चरण प्रारंभ हुआ, ठीक है। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि माइक्रोस्कोप के खोज होने के बाद ही सेल के या छोटे माइक्रोजीव को नैनोजीव को देखने में सक्षमता हासिल हुआ। इसके बाद इसकी जो ज़ूमिंग पावर थी वो 20 से 30 गुना जरूर थी, लेकिन इसके लेंस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होने के कारण ये पिक्चर को धुंधला दिखाई देते थे, ठीक है। इसके बाद गैलीलियो गैलीली आए, उन्होंने क्या किया? परिष्कृत माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, ठीक है, जिससे इसकी ज़ूमिंग पावर थोड़ी सुधार हुई। इसके बाद इसी से प्रभावित होकर के रॉबर्ट हुक ने क्या किया? संशोधित माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। क्या किया? संशोधित माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, जिससे उन्होंने कॉर्क में सेल की खोज की। मतलब सेल का जो प्रथम खोज का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। उसने किस चीज में सेल की खोज की थी? तो कॉर्क में। किसमें? कॉर्क में। कॉर्क आप जानते हैं कहाँ होता है? वाइन के बोतल वगैरह में होते हैं। वाइन के बोतल में ढक्कन के तौर पर कॉर्क का उपयोग होता है। यहाँ ढक्कन होता है ना, वो कॉर्क का ही बना होता है। कॉर्क क्या है? तो पेड़ का छाल है। जब उन्होंने इस कॉर्क में छोटे छोटे सेल की खोज की तो उसने उसको किस पुस्तक में लिखा? तो उसने लिखा माइक्रोग्राफिया में। किसमें लिखा भाई? माइक्रोग्राफिया में, ठीक है। माइक्रोग्राफिया में लिखा। उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है ना, कॉर्क बहुत छोटे छोटे कमरों से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे गोलाकार संरचनाओं से मिलकर बना है, और ये हर एक गोलाकार क्या है? अपने आप में और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस गोलाकार भाग को उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। क्या कहा भैया? सेल कहा, ठीक है। सेल क्यों कहा? तो देखिए, इस गोलाकार संरचना का नाम सेल ही क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए, सेल जो है ना, वो लैटिन भाषा के सेलुला से डेवलप हुआ। तो यूएलए को हटा दिया, सिर्फ सीई डबल एल सेल को रख लिया, ठीक है। सीई डबल एल सेल। और ये जो सेलुला होता है ना, सेलुला का अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। और यहीं से सेल का निर्माण हुआ, ठीक है। तो छोटी मोटी बातों को याद रखते हुए आगे बढ़ना है। तो पहले बताइए कि माइक्रोस्कोप की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो जेड जॉनसन और एच जॉनसन का जाता है। जेड जॉनसन और एच जॉनसन को जाता है। जेड जॉनसन कौन थे? एच जॉनसन के पुत्र थे, ठीक है। उसके बाद जेड जॉनसन और एच जॉनसन के खोज से ही प्रभावित होकर गैलीलियो गैलीली ने परिष्कृत माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। मतलब रिफाइंड माइक्रोस्कोप, यानी दोबारा से उसी को प्रोटोटाइप मान के दोबारा से उसी तरह का माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, जिसका ज़ूमिंग पावर 20 से 30 गुना से अधिक था और थोड़ी क्लैरिटी थी उसमें, पर उतनी अच्छी नहीं थी। उसी से प्रभावित होकर गैलीलियो गैलीली से की खोज से प्रभावित होकर फिर रॉबर्ट हुक ने संशोधित माइक्रोस्कोप यानी कि मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप, यानी गैलीलियो गैलीली के ही माइक्रोस्कोप में थोड़ी बहुत सुधार लाई और क्वालिटी बेहद अच्छी पाया गया। जिससे उन्होंने क्या किया कि वाइन के बोतल में जो ढक्कन लगा हुआ था कॉर्क का, उसको बारीकी से देखा तो उन्होंने उसे छोटे-छोटे कण से मिलकर बना हुआ पाया, और हर एक कण को उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। और सेल आप जानते हैं कि सेल सेल ही नाम क्यों पड़ा? सेल का नाम सेल ही क्यों पड़ा? क्योंकि सेल जो है वो लैटिन भाषा का सेलुला शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। और यह जब कॉर्क को उन्होंने देखा, यह कॉर्क को उन्होंने जब देखा
तो उन्होंने पाया कि ये जो कॉर्क है ना वो छोटे-छोटे बारीक कमरों से मिलकर बना हुआ है, छोटे-छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसका संरचना छोटा-छोटा कमरे के जैसा है। इसलिए छोटा कमरा को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? सेलुला बोलते हैं। वहीं से सेल वर्ड डेवलप हुआ, ठीक है? इससे आगे बढ़ते हैं। और ये जो सेल है, जो अ, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया, वो एक निर्जीव सेल था। क्योंकि ये जो कॉर्क है वो कॉर्क क्या हुआ? सूखा हुआ कॉर्क था। जब सूख गया कॉर्क इसका मतलब निर्जीव हो गया। इसके बाद ल्यूवेनहॉक नाम का वैज्ञानिक आया। कौन आया जी? ल्यूवेनहॉक नाम का वैज्ञानिक आया जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, जिसके जरिए उन्होंने बैक्टीरिया को खोजा। किसको खोजा? बैक्टीरिया को खोजा। और बैक्टीरिया क्या है? अपने आप में एक सेल है, और वो भी कैसा सेल है? जीवित सेल। कैसा सेल है? जीवित सेल है। तो कहने का मतलब है कि मृत सेल यानी निर्जीव सेल का खोज का श्रेय किस हो जाता है? तो रॉबर्ट हुक हो जाता है। वहीं जीवित सेल यानी कि जिंदा सेल का खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ल्यूवेनहॉक को जाता है, ठीक है? दूसरी बात उन्होंने देखा कि आरबीसी जो हमारा ब्लड है, आरबीसी सेल उनका खोज किया। उसी टाइम पर स्पर्म सेल सेल के बारे में जानकारी दिया। और इस तरह से वर्षा के बूंदों में मानव के दांतों के अंदर पाए जाने वाले कीड़े को उसी वक्त देखा गया। किस वक्त? 1883 के वक्त, जब ल्यूवेनहॉक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज किया था, ठीक है? और इसी के साथ जब सेल जीवित और मृत दोनों सेल की खोज हो गई, तो रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने उस सेल के अंदर छोटी सी संरचना को खोजा, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? न्यूक्लियस रखा। न्यूक्लियस रखा। और न्यूक्लियस का काम क्या है? सेल के संरचना को बनाए रखना, वह सेल के हर एक गतिविधि को नियंत्रित करना, ठीक है? ये किसने खोजा भाई? सेल रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा, ठीक है? और इस सेल के अंदर जो द्रव पाए जाते हैं, उसका खोज पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। वहीं यह सेल टूटकर दो सेल में कैसे विखंडित होती है, इसके लिए एक थ्योरी पेश हुआ था, जिसको हम लोग स्लाइडन और स्वान का थ्योरी कहते हैं। और बाद में यह सेल एक सेल से दो सेल टूटकर डिवाइड हो जाता है, यानी कि सेल डिवीजन होता है। और इस ऐसे थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन थ्योरी, जिसको रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया। और अब तक सेल के बाहरी भागों के बारे में ही जानकारी प्राप्त हुई थी। क्यों? क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो बनाया गया था लीवेनहॉक के द्वारा, वो उतनी सक्षम नहीं थी कि एक सेल को तोड़कर या सेल के अंदर झांक कर देख सके। बाद में एमनॉल और ईरस का नाम का वैज्ञानिक आया, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, जिसका जूमिंग पावर 1K, 2K, 3K, 1K 1000 गुना, 2000 गुना, 10,000 गुना ऐसा करके था। जिसके वजह से हम लोगों ने सेल के अंदर के बाहरी और सेल के बाहरी व सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल बॉडी के बारे में स्टडी कर पाया, ठीक है? इसके उपरांत एमनॉल और ईरस्का के इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप खोज के बाद, कब ये खोया था? तो 1931 में। कब भैया? तो 1931 में। ये हम लोगों ने पुरानी क्लास में पढ़े थे, यानी कि पिछली क्लास में पढ़े थे। अब हम लोग यहाँ से आगे पढ़ने का प्रारंभ करेंगे। यानी कि कुल जमा बात यह है, सेल के बारे में जो संपूर्ण जानकारी बाहर निकल कर आई, वो 1931 यानी कि 1931 के बाद, यानी कि एमनॉल और ईरस्का की खोज यानी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप खोज होने के बाद ही सेल के बारे में जानकारी संपूर्ण रूप से फैली, ठीक है? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो कई इनके बाद भी जो है ना, यानी कि 1931 के बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, उसके बाद सेल के बारे में बहुत सारे ढेर सारे जानकारी बाहर निकल कर आई, जिसको हम लोग सेल स्ट्रक्चर या फिर सेल की बनावट कैसी होती है, या सेल के अंदर क्या-क्या चीजें पाई जाती है, उसके कार्य या फंक्शन क्या-क्या हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी। उसके बाद सेल कैसे बनी है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल स्ट्रक्चर। इसके बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है? चलिए प्रारंभ करते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई सेल है, तो सेल के अंदर एक छोटा-सा संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस का काम क्या है कि जो ये सेल का बाहरी भाग है,
शेप और साइज है उसको मेंटेन करके रखने का काम करता है। वह सेल के अंदर क्या-क्या चीजें कैसे क्रिया करेगी उसकी निगरानी कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। ये सेल के अंदर द्रव भरा रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव बोलते हैं। और ये जो बाहरी भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस कोशिका का झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि आखिर ये कोशिका का बनावट कैसे हुआ है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सेल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं भैया? सेल स्ट्रक्चर। इंक खत्म हो गई, इंक डालना पड़ेगा भैया। चलिए, सेल स्ट्रक्चर बोले तो कोशिकीय संरचना, ठीक है? देखिए सेल स्ट्रक्चर यानी आप उस सेल को देखिए तो वो किन-किन चीज़ों से मिलकर बना है। अगर मेनली देखें तो पहला है क्या? सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा क्या है? ये द्रव, है कि नहीं? तो सेल किन-किन चीज़ों से बना है? तो पहला बना है सेल मेम्ब्रेन और दूसरा क्या है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन तो आप जाने हैं इसके अंदर मतलब इसके बाहर के भाग को मेम्ब्रेन ही बोलेंगे। मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। क्या-क्या पाई जाती है? इसके अंदर द्रव पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और दूसरा क्या है? न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस न्यूक्लियस है। लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे ऑर्गेनल बॉडी पाए जाते हैं, यानी कि कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम ये सब पाए जाते हैं। किसमें? साइटोसोम साइटोप्लाज्म में। क्या-क्या पाए जाते हैं भैया? तो बहुत छोटे-छोटे ऑर्गेनल बॉडी पाए जाते हैं जिसको हम लोग 2 भागों में बाँट कर पढ़ेंगे। पहला होगा ऑर्गेनॉइड और दूसरा होगा मेटाप्लास्ट। इस कोशिका द्रव में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल बॉडी हैं, यानी कि कोशिकांग हैं, जो सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं। तो जो ऑर्गेनॉइड्स होते हैं, वो सजीव होते हैं, यानी कि जीवित होते हैं। और जो मेटाप्लास्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, ठीक है? वहीं अगर ऑर्गेनॉइड्स में देखिएगा, यानी कि सजीव वाले में जो जीवित भाग होते हैं, उसमें पहला होता है सेंट्रोसोम, दूसरा होता है राइबोसोम, उसी तरह से लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, उसी तरह से प्लास्टिड। वहीं अगर निर्जीव वाले भाग में देखिएगा, यानी कि साइटोप्लाज्म के ही निर्जीव वाले भाग में जब देखिएगा तो आपको 1-2 चीज़ें ही देखने को मिलेगी, जैसे वैक्यूल्स, दूसरा होगा आपका बायोमोलिक्यूल्स। चलिए, आपको समझ में आ गया सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन बोले तो कोशिका झिल्ली, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन बोले तो कोशिका झिल्ली, याद रखिएगा, ठीक है? प्रोटोप्लाज्म बोले तो जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म बोले तो जीव द्रव और वहीं साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव, ठीक है? क्या है? कोशिका द्रव। न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक और उसी तरह से ऑर्गेनॉइड है जो सजीव है, मेटाप्लास्ट निर्जीव है, ठीक है? इस तरह से आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर जीव द्रव में जो सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड या फिर मेटाप्लास्ट के अंतर्गत वैक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स आते हैं, उनका काम क्या-क्या है? देखिए इनका काम जो भी है इसको हम लोग तो पार्टिकुलरली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक-एक करके पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और जब इनको पढ़ लेंगे ना तो सेल चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन तत्काल हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में सेंट्रोसोम के बारे में जानेंगे, राइबोसोम के बारे में जानेंगे, इसी तरह से सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि जो सेल का निर्माण हुआ है वो मुख्यतः 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कैसे? तो सेल का जो प्रथम निर्माण है, बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं और अंदर में भाग होता है
न्यूक्लियस, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। और बीच में जो द्रव पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव। जीव द्रव को दो भागों में बांटेंगे, कौन कौन? कोशिका द्रव, जो कि कोशिका का ये द्रव है, और दूसरा कौन है? न्यूक्लियस। जीव द्रव का कहने का मतलब ये हुआ कि ये इस झिल्ली के अंदर, यानी इस झिल्ली के अंदर जो भी चीजें मौजूद है वो जीव द्रव का ही भाग है, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे द्रव हो, या छोटे छोटे ऑर्गेनल बॉडी हो, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जो भी है वो क्या है? जीव द्रव, यानी प्रोटोप्लाज्म का ही भाग है। और अगर हम प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांटेंगे, कौन कौन होगा? तो फिर साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव, सेल का द्रव, और न्यूक्लियस बोले तो ये जो सेंटर में है, जिसका काम कोशिकाओं को सही आकार और आकृति प्रदान करना है, उसके बाद उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो कोशिका द्रव में जो ये छोटे छोटे भाग पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं, राइबोसोम वगैरह। उसी तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग पार्टिकुलरली पढ़ के देखेंगे कि शेप साइज कैसा, ऐसा नहीं है। अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए गोल गोल लिख रहे हैं, क्योंकि गोल गोल बात जल्दी समझ में आती है। लेकिन जब इसको पार्टिकुलरली अभी पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो एक एक करके फिर सब के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल वगैरह जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो सेंट्रोसोम का काम होता है, अभी मोटे तौर पर जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जो सेंट्रोसोम का काम होता है, उसका काम होता है कि जब ये सेल टूटती है ना दो भागों में, तो उस वक्त सेल को तोड़कर सेल के अंदर जो भी गुणसूत्र है, हमारे शरीर में तो गुणसूत्र है ना भाई, जो भी जंतु है उस सब की अपनी अपनी गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है। तो जब सेल डिवीजन होता है, उस वक्त क्या करता है कि ये जो सेंट्रोसोम है, उनके गुणसूत्र को तोड़कर सेपरेटली अलग करता है, ठीक है। वहीं अगर राइबोसोम का काम देखेंगे, तो राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है कि जो सेल है, हमारे शरीर बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है हमारा बॉडी, ठीक है। तो उसमें से एक सेल डैमेज हो गया, मान लो ये सेल खराब हो गया, तो इस सेल को, यदि वो सेल वहां रहेगा तो बाकी सेल को भी डैमेज करने का प्रयास कर सकता है। तो लाइसोसोम क्या करता है? उन खराब पड़ी सेल को खत्म करने का काम करता है, खराब सेल को खत्म करने का काम करता है, और साथ में सेल के अंदर जो जमा कचरा है, सेल के अंदर जो जमा पूरा कचरा है उसको बाहर निकालने का काम करता है, कौन? लाइसोसोम, ठीक है। उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है? तो इसकी जो संरचना होती है ना, वो बोन के आकार की देखी जाती है, यानी कि इन ये कठोर होता है। कठोर होने के चलते ये जो सेल है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यांत्रिक सहारा प्रदान कर देता है, यानी कि मजबूती प्रदान करता है, कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यांत्रिक सहारा देने का काम करता है। क्या करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और रही बात माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जब राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण कर लेते हैं, तो उससे एनर्जी का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है सेल में? इस सेल को चलने के लिए या जीवित रहने के लिए पर्याप्त एनर्जी की आवश्यकता है, जो कौन पूरा कर देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये सेल को जीवित रहने के लिए उपयुक्त एनर्जी का निर्माण करता है। उसके बाद रही गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या काम है? गोल्जी बॉडी का भी प्रमुख काम है, कैसे? जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि यांत्रिक सहारा देने का काम करता है, इसके साथ साथ वो प्रोटीन प्लस लिपिड और इस तरह के मॉलिक्यूल का निर्माण भी करने का काम करता है। तो जब एनर्जी का निर्माण होगा या प्रोटीन या लिपिड वगैरह का निर्माण होगा, तो उसको स्टोर करने के लिए तो कुछ चाहिए, यानी उसको पैकेट के रूप में बनाने के लिए, बंधन के रूप में बांधने के लिए कुछ तो चाहिए। तो गोल्जी बॉडी उसको क्या करता है? बांधने का काम करता है। किसको? प्रोटीन को और लिपिड को आदि को क्या करता है गोल्जी बॉडी? पैकेजिंग करने का काम करता है, पैकेट बनाने का काम करता है, ठीक है। उसी तरह से रही बात प्लास्टिड। प्लास्टिड का क्या काम होता है भैया? तो प्लास्टिड जो है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिका बोले तो पेड़ के, कवक के, फंगी, इस तरह के सेल में प्लास्टिड पाया जाता है। वो क्या करता है? तो ये भोजन के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। भोजन निर्माण का में सहायक होता है। और भोजन क्यों बनाता है? क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, वो प्लास्टिड के कारण है। ये भोजन निर्माण के साथ साथ रंग द्रव
रंग द्रव का भी संश्लेषण करने का काम करता है कौन? प्लास्टिड। वहीं आप वैक्यूल्स को देख लीजिएगा, तो वैक्यूल्स जो है ना ज्यादातर पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और इसका मुख्य काम होता है जो पानी वगैरह को स्टोर करना। ठीक है, सेल के अंदर पानी की अनुकूलता को बनाए रखना। वैक्यूल्स का काम है पानी को स्टोर करना और सेल के अंदर पानी की मात्रा को बनाए रखना। वहीं बायोमोलिक्यूल का भी अपना ही कार्य है। ठीक है, तो आइए समझ गए हम लोग सेल स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर सेल जो बना हुआ है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो इतने सारे ऑर्गेनल से मिलकर बना हुआ है, यानी ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट से मिलकर बना हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके सारे भागों को पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए सेल जो है, सेल के बाहरी भाग को समझते हैं। सेल के बाहरी भाग कौन है? सेल के बाहरी भाग है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहले उसी को समझते हैं, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए आप जानते हैं कि ये सेल है, सेल का बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब यदि इसका यानी कि सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन करना है तो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। जब आप सेल मेम्ब्रेन को एक जगह से काट के इसको जूम करके देखिएगा ना, क्योंकि क्या है सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ना है, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जितनी भी जुड़ी जानकारी है सबको हम लोग क्या करेंगे, अभी ही खत्म कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी है। जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो इसकी जो परत है यानी कि ये जो कोशिका झिल्ली है वो 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके बारे में बाद में जानेंगे, पहले जान लेते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है। जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा ना तो इसकी जो मोटाई है ना वो 75 एंगस्ट्रॉम निकला। कितना निकला भैया? 75 एंगस्ट्रॉम। और आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर। और सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी है? तो 75 एंगस्ट्रॉम है। वहीं अगर इसकी बनावट के बारे में जाने तो ये विशेषकर प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना है। किससे? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और इसकी बनावट के बारे में ही दो दो मॉडल प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यदि इसके बनावट के बारे में बात करें तो दो दो मॉडल प्रभावशाली है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत हुए, उनमें से अधिकांश मॉडल अमान्य ही घोषित हुए, जिनमें से 2 प्रभावशाली जिसको हम लोग अभी पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसको दिया था रॉबर्ट ने, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन भी नहीं है। किसने दिया था? रॉबर्ट सन ने। किसने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया भैया? तो रॉबर्ट सन ने। इन्होंने कहा कि ये जो कोशिका झिल्ली है ये 3 परतों से मिलकर बनी है, जिसमें से पहला परत है प्रोटीन का, दूसरा परत है लिपिड का और तीसरा परत है फिर से प्रोटीन का। और इसकी मोटाई के बारे में उन्होंने बताया कि जो प्रोटीन का लेयर है वो 20 एंगस्ट्रॉम मोटी है, लिपिड 35 एंगस्ट्रॉम मोटी है और वहीं प्रोटीन फिर से 20 एंगस्ट्रॉम मोटी, यानी टोटल मिला के कितना बताया उन्होंने? 75 एंगस्ट्रॉम मोटी। किसने? रॉबर्टसन ने। और कितने परतों से मिलकर बनाया उन्होंने? तो 3 परतों से। कौन कौन सा? पहले प्रोटीन, बाद में लिपिड, फिर से प्रोटीन, यानी कि अंदर बाहर प्रोटीन और बीच में लिपिड, जिसकी मोटाई कितनी है? 35 एंगस्ट्रॉम है। ये उतने प्रभावशाली नहीं रहे। इसके बाद एक और मॉडल प्रस्तुत हुआ जिसका नाम है फ्लूड मोजेक मॉडल। क्या है? फ्लूड मोजेक मॉडल। ये किसने दिया? तो ये दिया निकोलसन और सिंगर ने। किसने दिया? निकोलसन और सिंगर ने। ठीक है, कौन सा मॉडल? तो फ्लूड मोजेक मॉडल। फ्लूड मोजेक मॉडल, इसमें उन्होंने कहा कि ठीक है ये जो झिल्ली है वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन जो पहला परत है यानी अंदर और बाहर वाली जो परत है वो लिपिड से मिलकर बनी। किससे? लिपिड से मिलकर बनी। और जो बीच वाली भाग है वो प्रोटीन के छोटे छोटे गोलाकार कण से मिलकर बना हुआ है। यानी ये भी सेल मेम्ब्रेन ही है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये रॉबर्टसन के हिसाब से सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड प्रोटीन से मिलकर बना है और निकोलसन और सिंगर के अनुसार से यानी कि फ्लूड मोजेक मॉडल के अनुसार से जो कोशिका झिल्ली है वो लिपिड
प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना है, जिसमें से उन्होंने कहा कि अंदर और बाहर दोनों की परतें लिपिड की बनी होती है और बीच में प्रोटीन के छोटे-छोटे गोलाकार कण मौजूद होते हैं, ठीक है? और जानते हैं ज़्यादा वैल्यूएबल यही हो गया, यानी ज़्यादा प्रभावशाली कौन-सा हो गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पाया गया। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका जो स्किन है ना, आपका स्किन हिल-डुल रहा है। आप देखिए शरीर में, कहीं का भी स्किन देख लीजिए, हिल रहा है, हिल रहा है। और यदि आप प्रोटीन से बनाएँगे और यदि आपका शरीर जो कि सेल से मिलकर बना हुआ और सेल का बाहरी भाग प्रोटीन से मिलकर बना रहेगा, तो ये गति करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर लिपिड रहेगा बाहरी भाग में, लिपिड रहेगा बाहरी भाग में, तो वो गति करने में सक्षम होता है। सेल जब गति करेगा तो स्किन भी गति करेगा और सही मायने में स्किन गति कर भी रहा है। तो इसलिए रॉबर्टसन के मॉडल को उतनी प्रभावशाली ना मानते हुए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी जो कि निकोलसन और सिंगर के द्वारा दिया गया था, इसको ज़्यादा प्रभावशाली माना गया। थोड़ा स्क्रीनशॉट मारिए, आप बढ़ते हैं आगे। चलिए, इतने होने के बाद सेल के बारे में यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में और क्या बताया गया? सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया, चूँकि आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पता चल गया कि सेल का जो बाहरी भाग है वो किससे बना है? लिपिड से मिलकर बना है। जब लिपिड से मिलकर बना है तो लिपिड क्या है? अर्धपारगम्य है, इसलिए सेल भी क्या होगा? उससे बनी हुई सेल भी क्या होगी? तो सेल भी अर्धपारगम्य होंगे, मतलब सेमी परमिएबल होंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि लिपिड जो है वो खुद ही अर्धपारगम्य होता है, माने कि धुंधला दिखाई देता है। तो उस तरह से सेल मेम्ब्रेन भी क्या होगा? अर्धपारगम्य होगा। दूसरा बात उन्होंने कहा कि जो सेल की प्रकृति होता है, वो सिलेक्टिव परमिएबल होते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब है हुआ कि उसकी जो झिल्ली है वो क्या होगी? चयनात्मक झिल्ली होगी। कैसी होगी? तो चयनात्मक झिल्ली होगी। चयनात्मक कहने का मतलब ये है चयनात्मक कहने का मतलब ये है कि उसकी जो सेल है, यानी वो सेल कुछ खास चीज़ों को ही अपने अंदर आने देगी और कुछ खास चीज़ों को ही अंदर से बाहर जाने देगी। जैसे पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ को आने देगी और हानिकारक पदार्थ को क्या करेगी? बाहर कर देगी। तो आप कहेंगे यदि सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन इतने प्रभावशाली हैं कि पोषक पदार्थ को ही आने देते हैं और हानिकारक पदार्थ को बाहर करते हैं, यानी कि केवल और केवल पोषक पदार्थ को ही आने देते हैं और हानिकारक पदार्थ को बाहर करते हैं, तो सेल तो बहुत सारे हैं, तो फिर सेल डैमेज कैसे हो जाता है? सेल खराब क्यों हो जाती है? तो देखिए, किसी भी सेल है उसकी खुद की अपनी क्षमता है कि हानिक पदार्थ को वो किसी खास लेवल पे ही रोक सकता है। यही यदि ज़्यादा प्रभावशाली हानिकारक पदार्थ रहेंगे, तो फिर तो वो एंटर कर ही जाएगा और जब एंटर कर जाएगा तो सेल क्या होगा? डैमेज होने लगेगा और एक सेल डैमेज हुआ तो बाकी डैमेज होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है? तो सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब समझ में आ गया कि कुछ खास चीज़ों को ही आने देता है और खास चीज़ों को ही बाहर निकालता है। आइए थोड़ी बहुत इसके कार्य के बारे में जानते हैं। किसके? सेल मेम्ब्रेन के। तो ये जो है ना सेल को निश्चित निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है। क्या करता है? निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है। दूसरा क्या करता है? आप सीलिया का नाम सुने होंगे। सीलिया, फ्लैजिला या फिर कूटपाद आदि विधि से क्या करता है? चलने का काम करता है। वहीं परासरण और विसरण परासरण और विसरण के माध्यम से भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ठीक है? उसी तरह से खाद्य या हानिकारक पदार्थ का चयन करता है। हानिकारक पदार्थ का क्या करता है? चयन करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तो ये सब मुख्य काम है किसके? कोशिका झिल्ली के। कौन-कौन से काम है एक बार रिपीट मार लीजिए। तो कोशिका झिल्ली का क्या-क्या काम है? तो ये कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है। वहीं सिलिया और फ्लैजिला या फिर कूटपाद विधि से सेल को गति प्रदान करता है। दूसरा क्या है? प्रासरण और विसरण विधि से भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। चौथा क्या है? तो खाद्य या हानिकारक पदार्थ का चयन करने का गुण किसमें होता है? सेल मेम्ब्रेन में
होता है। देखिए, कई वैज्ञानिक जो है ना, सेल को इस हिसाब से न बाँटकर सेल को किस हिसाब से बाँट देते हैं, तो सेल को इस हिसाब से बाँट देते हैं। पहला भाग उन्होंने कहा न्यूक्लियस है ये, दूसरा कहा उन्होंने साइटोसोम है। क्या कहा? साइटोसोम है। अब न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियस ही रहता है, यानी कि केंद्रक ही रहता है, ठीक है। लेकिन साइटोसोम में कई भागे हैं, जैसे कोशिका झिल्ली है, ठीक है। कोशिका द्रव है, और उसी तरह से कई सारे कोशिकांग हैं, छोटे-छोटे ऑर्गेनल बॉडी पाए जाते हैं, ठीक है। ये उतनी मान्य नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिक इसको सेल को इसी तरह से बाँटने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने अभी सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। अब सेल मेम्ब्रेन से आगे बढ़ते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन से आगे क्या होगा? कोशिका द्रव ही होगा ना, कोशिका द्रव ही होगा। चलिए, कोशिका द्रव के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका द्रव जो होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका द्रव, ठीक है। ये जो है ना कोशिका द्रव, ये कोशिका द्रव अर्ध तरल प्रकार के होते हैं, यानी कि इसका जो है 80% भाग पानी से मिलकर बना है। पानी बोले तो H2O। 80% भाग किससे बना है? पानी से मिलकर बना हुआ है। किसका? साइटोप्लाज्म का। किसका? साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म का 80% भाग किससे बना है? पानी से मिलकर बना है। इसलिए इसको हम लोग अर्ध तरल या फिर कोलाइड मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध तरल या कोलाइड मिश्रण बोलते हैं। किसको? कोशिका द्रव को। और इसमें जो है ना 30 प्रकार के एलिमेंट मौजूद होते हैं। 30 प्रकार के एलिमेंट बोले तो जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस तरह से कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? 30 तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें 30 तरह के तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है। कैसे हैं? कैसे तो सबसे ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की है, उसके बाद कार्बन की है, उसके बाद हाइड्रोजन की है, उसके बाद नाइट्रोजन की है, उसके बाद इस तरह से कितना तरह का एलिमेंट? तो 30 तरह का एलिमेंट मौजूद है। किसमें? कोशिका द्रव में, ठीक है। और इसी साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है कौन? सेल ऑर्गेनल। कौन मौजूद होता है भैया? सेल ऑर्गेनल। और सेल ऑर्गेनल को हम लोग दो तरह से बांटते हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है मौजूद? सेल ऑर्गेनल। क्या मौजूद होता है? सेल ऑर्गेनल। और सेल ऑर्गेनल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग को बोलते हैं ऑर्गेनोइड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोइड। और दूसरा भाग को क्या बोलते हैं? मेटाप्लास्ट। क्या बोलते हैं भैया? दूसरे भाग को मेटाप्लास्ट। और ऑर्गेनल के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद था वो तो आपने देख ही लिया। चलिए, अब तक हम लोगों ने कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव के बारे में पढ़ लिया। ये तो जंतु कोशिका के बाहरी भाग को हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। लेकिन यदि पादप कोशिका के जो पेड़ पौधे हैं उसकी कोशिका के बाहरी भाग रहेगा तो उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन पादप में क्या होगा? सेल वॉल होगा। किसमें? पादप में क्या होता है? सेल वॉल होता है। और जंतु में सेल वॉल होता है। तो पहले हम लोग अगर बाहरी कोशिकाओं के बाहरी भागों का अध्ययन कर रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन होने के बाद सेल वॉल का भी अध्ययन करते हैं और साथ साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? तो सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? तो पादप वगैरह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादप में। पादप की जो सेल होती है वो दो लेयर से मिलकर बना होता है। दो लेयर बोले तो एक अंदर वाली लेयर होती है और एक बाहर वाली लेयर होती है। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। और वहीं अंदर वाले भाग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका भित्ति है ना, ये मृत होता है। क्या होता है? मृत होता है। और वहीं अगर कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये जीवित सेल है। क्या है? ये जीवित होता है। ये क्या होता है?
जीवित होता है। कहने का मतलब है कि कोशिका भित्ति जो है यानी पादप कोशिका जो है वो 2 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन-कौन सा? अंदर वाले भाग को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बाहरी वाले भाग को सेल वॉल बोलते हैं। जहाँ सेल वॉल मृत होता है तो वहीं कोशिका भित्ति जीवित होता है। जीवित होने का मतलब ये है कि इसमें सारी एक्टिविटीज अपने समय सीमा के अंदर होती रहेगी और कोशिका भित्ति में किसी भी प्रकार का एक्टिविटीज नहीं होगा। जैसे जंतु कोशिकाओं में हम लोगों ने देखा था, यह जो है ना किसी खास चीजों को अंदर से बाहर जाने देता था और अंदर से बाहर जाने के साथ-साथ बाहर से कुछ चीजों को अंदर भी आने के लिए देता था। कौन? सेल मेम्ब्रेन। किसमें? जंतु कोशिकाओं में। क्योंकि पादप कोशिकाओं में जो सेल वॉल है वो तो क्या है? मृत है। इसलिए ये क्या करता है कि बाहर से चीजों को ना तो आने देता है और ना ही अंदर की चीजों को बाहर जाने देता है। क्यों? क्योंकि ये मृत है। तो क्या पादप कोशिका जंतु कोशिका की तरह सेमी परमिएबल होता है क्या? यानी कि अर्ध पारगम्य होता है क्या? तो आंसर है नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी सेल जो होती है वो मृत होती है और उसी तरह से सेलेक्टिव परमिएबल यानी कि चयनात्मक गुण नहीं होते हैं। चयनात्मक गुण नहीं होते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल का काम क्या है? देखिए, सेल वॉल का काम है पानी को स्टोर रखने का काम। यानी कि चूंकि इसकी जो शरीर है वो मृत है, तो जैसी शेप साइज ली होती है वो उसी तरह से फिक्स हो जाता है। तो कहने का मतलब है मान ले जाए सेल वॉल इस तरह से है, तो चूंकि मृत होने के कारण इसके आकार और आकृति में परिवर्तन तो नहीं होगा। जब आकार और आकृति में परिवर्तन नहीं होगा तो ये ज्यों का त्यों रहेगा और ज्यों का त्यों रहेगा का मतलब ये है कि जो चीजें आप इसमें डाल दिए वो स्टोर ही हो जाता है। इसलिए पेड़ में ये क्या करता है, पेड़ पौधों में क्या करता है कि पानी को स्टोर करने का काम करता है। अच्छा, एक बात बताइए, सेल वॉल बना किस चीज से होता है? ये बना होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से। किन किन चीजों से बना होता है? तो सेल्यूलोज प्लस हेमिसेल्यूलोज प्लस पेक्टिन से, ठीक है। इसका काम क्या है भैया? तो काम है पानी को स्टोर करने का। पानी को स्टोर करने का यानी कि जिस सेल में सेल वॉल मौजूद होगा वहां उस सेल को पानी की कमी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, बाहरी लेयर को जो क्या काम करता है? सेल को शेप और साइज देने का काम करता है। दूसरा काम पढ़े हम लोगों ने, इसके अंदर पाए जाने वाले द्रव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके अंदर पाए जाने वाले अलग-अलग तरह के ऑर्गेनल बॉडी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। हमारे सेल के अंदर कौन-कौन से यानी कि कोशिका के अंदर कोशिकांग मौजूद हैं, उसके बारे में पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। पर इसको पढ़ेंगे कब? तो इसको पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।